हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट 1833 को, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अगले 20 सालों के लिए रिन्यू करने के लिए। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता है। लेकिन स्टार्टिंग करेंगे चार्टर एक्ट 1833 के मेन फीचर्स से, जिन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे 6 मेन पॉइंट्स में। फर्स्ट इज़ मोनोपोली ऑफ ट्रेड, सेकंड कंट्रोल ऑफ कंपनी, थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ सेंट्रल लेजिस्लेशन, फिफ्थ प्रोविंशियल लेजिस्लेशन एंड फाइनली रेवेन्यू। तो स्टार्ट करेंगे पहले पॉइंट से, जो है मोनोपोली ऑफ ट्रेड। पिछले वीडियो में यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली अब सिर्फ टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना में ही रह गई थी। यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बची कुची ट्रेड मोनोपोली को भी ख़त्म कर दिया था। यानी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास किसी भी तरह के ट्रेड के लिए कोई भी मोनोपोली नहीं बची। इसका मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब हमेशा के लिए बंद हो गई। थोड़ा बहुत जो चाइना के साथ ट्रेड लिंक्स थे उन्हें भी तोड़ दिया गया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने साल 1600 से चली आ रही इस ट्रेड मोनोपोली को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ कंपनी की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में हमने देखा कि कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पर चार्टर एक्ट 1833 ने ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था, यानी कमर्शियल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों मिलकर संभालेंगे, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने एक चेंज किया और वो ये कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अथॉरिटी पूरे ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज़ पर एस्टेब्लिश कर दी गई थी, यानी गवर्नर जनरल को एक सेंट्रल अथॉरिटी दे दी गई थी कंपनी के सभी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स पर। इसके अलावा गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक मेंबर और ऐड किया गया। तो अब फिर से मेंबर्स इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल की संख्या 3 से 4 हो गई। बेसिकली चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये जो फोर्थ मेंबर है ये एक लॉ मेंबर है। एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल मिलकर लॉज बनाते हैं तो उनके पास एक लॉयर होना चाहिए जो उन्हें लॉ मेकिंग के लिए टाइम टाइम पर एडवाइस करे और मदद कर सके। ये फोर्थ मेंबर एडवाइस देने के अलावा हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होता था और वोटिंग भी करता था। और अगर देखें तो इस फोर्थ मेंबर का रोल बाकी 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स से एकदम अलग है। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फोर्थ मेंबर जो बना वो था लॉर्ड मैकॉले। अब बात करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेशन की। यहाँ पर प्रोविंशियल लेजिस्लेशन को ख़त्म कर दिया गया, मतलब अब पूरे ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज़ के लिए लॉज बनाने की जिम्मेदारी दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल को। यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल ही लॉ बनाएगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे मामलों में ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा था कि कौन सा लॉ माने कौन सा नहीं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी लॉ बनाता था, मद्रास प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंसी अलग से लॉ बनाती थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग लॉ बना रही थी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कुछ अलग ही लिखा हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ और लॉज बना रही थी। तो सारे लॉज जो हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते थे। कभी कभी तो इन सारे लॉज में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यहाँ पर इन सारे कन्फ्यूजन्स और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को हटाने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी बनाई गई, जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी काउंसिल। वहीं दूसरी तरफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद इंडिया में ब्रिटिशर्स ने आना शुरू कर दिया और ब्रिटिश पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि लॉ मेकिंग को सेंट्रलाइज किया जाए, तो ये कारण था प्रोविंशियल लेजिस्लेशन हटाने का। इसके अलावा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल अब से जो भी लॉज पास करेंगे वो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास और उस लॉ को फाइनली अप्रूव करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी पता रहेगा कि क्या लॉज इंडिया में बन रहे हैं और वहाँ का कॉन्फ्लिक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। और यही कारण है कि इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल जो भी लॉज पास करती थी उसे रेगुलेशन कहा जाता था, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो भी लॉज पास करेगी या बनाएगी उसे एक्ट्स कहा जाता था, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू पास होकर आते थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, जिसे हमने अभी देखा कि ख़त्म कर दिया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। तो अब से प्रोविंशियल लेजिस्लेशन वैलिड नहीं था, जो भी लॉज हैं वो सब सेंट्रल लेवल पर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ही बनाएगी। अब चलते हैं रेवेन्यू पर। तो हमने चार्टर एक्ट 1813 में देखा था कि कमर्शियल ट्रेड से जनरेट होने वाला रेवेन्यू और पॉलिटिकल मीन से जनरेट होने वाला रेवेन्यू दोनों को अलग कर दिया गया था। बट अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कमर्शियल ट्रेड ख़त्म हो गया, तो अब ऑब्वियसली रेवेन्यू भी ख़त्म हो गया। तो रेवेन्यू का अब एक ही सोर्स है, वो है पॉलिटिकल। अब ये समझेंगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये सेंट हेलेना है क्या। तो सेंट हेलेना बेसिकली एक बहुत ही छोटा आइलैंड है अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच। इस आइलैंड का साइज़ है 16 किलोमीटर इंटू 8 किलोमीटर। ये इतना छोटा है कि अगर आप इसको श्रीलंका से भी कंपेयर करो तो श्रीलंका भी इससे 500 टाइम्स बड़ा है और यहाँ सिर्फ 4000 लोग ही रहते हैं। तो यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है, ऐसा क्यों। तो बेसिकली पहले टाइम में एशिया और यूरोप के बीच शिप से ट्रैवल करते थे, जिसमें कई कई हफ्ते लग जाते थे। तो सेंट हेलेना आइलैंड यहाँ पर बहुत काम आता था। एशिया से यूरोप जाने वाले शिप पहले सेंट हेलेना आइलैंड पहुँचते थे, वहाँ रेस्ट करके फिर अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते थे। इसको सबसे पहले पुर्तगीज़ लोगों ने ही ढूंढा था, लेकिन 1659 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको अपने कब्ज़े में ले लिया और इस पर भी फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद 1673 में डच ने इसको कैप्चर कर लिया, लेकिन कुछ ही महीनों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस से इसको अपने कब्ज़े में ले लिया और 1673 में ही चार्ल्स टू ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस आइलैंड पर रहने और कब्ज़ा करने के फुल राइट्स दे दिए। सेंट हेलेना आइलैंड से जुड़ी हुई एक बात ये भी है कि 1815 में ब्रिटिशर्स ने नेपोलियन को भी यहीं पर बंदी बनाकर रखा था और इसी आइलैंड पर 1821 में नेपोलियन की डेथ हो गई। तो बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि चार्टर एक्ट जो है वो इंडिया के लिए नहीं बनाए जाते थे, ये चार्टर एक्ट बनाए जाते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 में जो पॉइंट हमने डिस्कस किए
उसके साथ साथ एक मेजर चेंज ये भी हुआ कि सेंट हेलेना आइलैंड को ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस ले लिया। मतलब अब यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन रूल चलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं। इसीलिए चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में पहली बार लॉ कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया और इसके चेयरमैन बने लॉर्ड मैकॉले। और ये हमने पहले पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ये 4th मेंबर भी थे। इस लॉ कमीशन का काम था इंडियन लॉज को मॉडिफाई करना। तो मैंने चार्टर एक्ट 1833 की पूरी डिटेल्स आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट ऑन द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल क्रिएटिव प्लान्स। Thank you so much.